संघ और इसके राज्य की चर्चा कर लेते हैं। संघ एवं इसके राज्य। संघ और इसके राज्य, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहला भाग है। इस भाग के अंतर्गत हम लोग ये चर्चा करते हैं कि जो भारत एक संघ यूनियन है, हम लोगों ने संघीय प्रणाली में इसे पढ़ा, तो इस संघ का निर्माण हुआ कैसे है, कैसे नए राज्य निर्मित हुए हैं, राज्यों ने मिलकर के कैसे संघ बनाया है, इन्हीं सारी बातों की चर्चा इस यूनिट के अंतर्गत की जाती है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान दिए गए हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों की चर्चा करेंगे, और इसके बाद व्यवहार में हमारे देश में कैसे राज्यों का निर्माण हुआ है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो संघ और इसके राज्य की चर्चा हम लोग करेंगे। वैसे तो एक दिन का टॉपिक है, लेकिन चूंकि हेल्थ इश्यूज़ के कारण लंबी क्लासेस ले नहीं पा रहा हूँ, तो फिर हम लोग इसको लगभग 2 दिन लग जाएंगे कवर करने में। संघ एवं इसके राज्य। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 1 है, आर्टिकल 1 to 4 है, और शेड्यूल यानी अनुसूची 1 है। ये पूरा पार्ट 1 है जो संघ और इसके राज्य के बारे में बताता है। हमने कहा था प्रियम्बल के क्वेश्चन लेकर आएंगे हम लोग, तो आज थोड़ा हेल्थ ठीक हो जाएगी, तब फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर तब प्रियम्बल के क्वेश्चन लेकर के तब आएंगे। तो पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 अनुसूची 1 संघ और इसके राज्य से संबंधित है। यानी ये भाग ये बताता है कि हमारे देश का निर्माण, संघ का निर्माण कैसे हुआ है। बहुत सारे प्रांतों ने मिलकर के भारत का निर्माण किया है, तो उसी की कहानी बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग एक एक प्रावधान की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 1 ये कहता है, अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, ये आर्टिकल 1 डिक्लेयर करता है। इसका मतलब है आर्टिकल 1 2 चीजें बताता है। एक तो देश का नाम बताता है कि भाई भारत का नाम क्या होगा, दूसरा हमारे राज्य व्यवस्था की प्रकृति बताता है। राज्य व्यवस्था की प्रकृति बताता है, नेचर, या हम कह सकते हैं संविधान की भी प्रकृति है। ये संविधान की प्रकृति बताता है कि संविधान का नेचर। आर्टिकल 1 2 बातें बताता है, 2 चीजें बताता है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में देश के 2 नाम बताए गए हैं, एक है भारत और दूसरा है इंडिया। वैसे तो हर देश का एक ही नाम होता है, लेकिन हमारे यहाँ 2 नाम की परंपरा है। आपका नाम घर में कुछ और होता है, पप्पू, टप्पू, गप्पू, मुनू, सोनू। बाहर तो ये नाम रखते नहीं है, बाहर आप दूसरा नाम रखते हैं, यानी 2 नाम रखने की परंपरा है। पुकारने का नाम कुछ और है, लिखने का नाम कुछ और है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये रीजन नहीं है, लेकिन परंपरा तो फिलहाल देश में है ही। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में देश का नाम क्या हो, इस बात को लेकर के मतभेद हो गया। ये कितनी चिंताजनक बात थी। जो अंग्रेज परस्त मानसिकता के लोग थे, जिन्हें अंग्रेज बहुत अच्छे लगते थे कि अंग्रेज जो कह देते हैं वही सब कुछ है, अंग्रेज बहुत अच्छे थे। क्योंकि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो कहते हैं कि अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो हमारे देश का विकास नहीं होता, हमारे देश में रेल नहीं आती, हमारे देश में तमाम चीज़ें नहीं आती। तो अंग्रेजों ने आके देश का विकास किया। तो अंग्रेजों के भक्त भी हैं, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने हमारे देश को सदियों गुलाम बना के रखा तो सब अंग्रेजों से नाराज थे। हर तरीके के लोग हैं हमारे देश में, जयचंद जैसे लोगों की कमी भी नहीं है। तो संविधान सभा में बातचीत जब हुई तो एक बड़ा, वैसे तो हिंदुस्तान भी नाम सुझाया गया, लेकिन हिंदुस्तान नाम लोगों को तर्कसंगत नहीं लगा। हिंद महासागर से बना था। भारत इस देश का पारंपरिक नाम है, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए संविधान सभा के अधिकांश सदस्य भारत के पक्ष में थे। लेकिन अंग्रेज इंडस वैली के नाम पर इसे इंडिया के नाम से संबोधित करते थे, तो संविधान सभा के कुछ लोग इंडिया के पक्ष में थे, इंडिया के फेवर में थे। बात चर्चा होते होते भारत और इंडिया दोनों पे आके फंस गई। बाकी सारे नाम ऑब्सलीट हो गए, भारत और इंडिया पर फंस गई कि भाई दोनों में से एक नाम रखना है। अब दोनों पर सहमति नहीं बन पा रही थी कि क्या नाम रखा जाए। संविधान सभा ने अंत में यह निष्कर्ष निकाला कि ऐसा करते हैं कि दोनों रख लेते हैं। तो नाम दोनों रख लिया गया, भारत और इंडिया। भारत के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस देश का नाम प्रारंभ से, जब से इस भूमिखंड का ज्ञान हुआ है हमारे शास्त्रों में, तब से इसको भारत के नाम से पुकारा गया है। वैसे तो भारत के लिए बहुत सारी व्याख्याएं हैं कि भाई भारत वंश से है और तमाम बातें, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सब बाद की व्याख्या है। इस भूखंड का नाम भारत शुरू से इसलिए पड़ा क्योंकि ये ऋषियों, वेदों, तपस्वियों, मुनियों की धरती रही है। भा का मतलब है प्रकाश, रथ का मतलब है निरंतर लगे रहने वाला। जमीन का वह टुकड़ा जो प्रकाश की खोज में निरंतर लगा रहा है, वो भारत है। कौन सा प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश, अध्यात्म का प्रकाश। क्या बताऊँ, ये सब तो बड़ी एनर्जी के साथ पढ़ाने वाली चीज़ है, लेकिन आज मेरी एनर्जी बहुत डाउन है क्योंकि फीवर की वजह से
सारी एंटीबायोटिक खाते खाते भी हालत खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा वायरल लोड ज़्यादा है तो अभी फीवर रहेगा, एक हफ्ते की साइकिल पूरी करके जाएगा। तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, चलो ठीक है, तुम भी एक हफ्ते का अपना प्रवास पूरा कर लो, एक हफ्ते बाद जाओ। तो ये चीज़ें तो बड़ी अच्छी हैं, बड़ी एनर्जी के साथ पढ़ाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन एनीवे समझ में आना चाहिए आपको। तो भारत, भा का मतलब है प्रकाश, रत का मतलब है निरंतर लगे रहने वाला। तो भारत वो धरती है जो निरंतर ज्ञान, आध्यात्म, धर्म, धर्म का मतलब वैल्यूज़ की खोज में लगी रही है और इसको बढ़ावा देती रही है, इसको प्रोत्साहन देती रही है। ऐसी धरती को भारत कहा है हमारी ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, वेदों में, जहाँ यानी वर्षों पुरानी है, कई हजार वर्ष पुरानी धरती है ये। और हजारों वर्ष पुरानी इस धरती को, जहाँ वशिष्ठ थे, अत्रि थे, विश्वामित्र थे, कितने 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 ऋषियों के नाम लें हम लोग, मतंग थे, कितने कितने ऋषियों के नाम लें, कम पड़ जाएगा समय दिन भर, इतने ऋषि हुए हैं हमारे। उन ऋषियों की धरती थी ये, ज्ञान की धरती थी, इसलिए ये भारत था। तो संविधान सभा का जो एक वर्ग था वो ये कहता था कि भाई ज्ञान की धरती है भारत, इसलिए इसका नाम भारत रखो। लेकिन जो अंग्रेज परस्त लोग थे, अंग्रेज मानसिकता के लोग थे, वो कहते थे नहीं, इस धरती को इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया है, अंग्रेजों ने इसको पॉपुलराइज किया है, लोकप्रिय बनाया है विदेशों में, तो अंग्रेजों ने जो नाम दिया है इस नाम को अडॉप्ट कर लो, अंग्रेजों के नाम को चुन लो। तो भाई अंग्रेजों के नाम को भी चुन लिया गया, क्योंकि अंग्रेज परस्त मानसिकता के भी लोग ज़्यादा थे संविधान सभा में, तो दो नाम आ गया। आज भी ये बहस का मुद्दा है कि क्यों, फिलहाल जाने दो, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। राज व्यवस्था की प्रकृति, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। भारत कैसा है? भारत राज्यों का एक संघ है। और आप देखो तो भारत और इंडिया का फर्क बना रहता है। जब हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो हम लोग देश का नाम भारत रख करके पढ़ते हैं, और जितने लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जितने लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं पॉलिटी, जितने लोग अंग्रेजी में डिस्कस करते हैं वो इंडिया ही बुलाते हैं, इंडिया ही पुकारते हैं। भारत और इंडिया का ये जो भेद संविधान सभा से चला आया, ये भेद आज तक बना हुआ है हमारी अभिव्यक्तियों में। कितनी चिंता की बात है, लेकिन ठीक है, क्या करें। तो राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। अब सवाल ये उठता है कि कितने राज्यों का संघ है भारत? तो इसके लिए अनुसूची 1 बनाई गई, शेड्यूल 1 जोड़ा गया और कहा गया कि भाई अनुसूची 1 में सारे राज्यों का नाम लिखा हुआ है, जाके पढ़ लो। हमने आपको शुरू में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान लिखे गए हैं वो सारे प्रावधान एक एक नंबर दिए गए हैं उन सबको, उनको हम लोग आर्टिकल कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। और उन्हीं आर्टिकल्स को अगर कहीं लिस्टिंग करने की आवश्यकता पड़ी है तो उस लिस्टिंग के लिए हमने शेड्यूल बनाए हैं, अनुसूची बनाई है। तो जो पहला आर्टिकल है, पहले आर्टिकल के अंतर्गत पहला शेड्यूल शामिल किया गया है। और पहले शेड्यूल में क्या लिखा गया है? राज्यों के नाम, या यूं कहें किन चीज़ों से मिलकर के बनेगा संघ। भारत राज्यों का संघ है तो किन से मिलकर के बनेगा? राज्य से मिलकर के बनेगा, स्टेट से मिलकर के बनेगा, जैसे यूपी, एमपी, बिहार, इन सब से मिलकर बनेगा। संघ राज्य क्षेत्र से मिलकर बनेगा, यूनियन टेरिटरीज। पढ़ चुके हैं हम लोग यूनियन टेरिटरीज के विषय में। तो भारत राज्यों से मिलकर के बनेगा, संघ राज्य क्षेत्रों, यूनियन टेरिटरीज, जिसे हम लोग बोलचाल में केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उनसे मिलकर के बनेगा। और तीसरा, जो राज्य क्षेत्र अर्जित किए जाएं, जो राज्य क्षेत्र अर्जित किए जाएं, इसका मतलब क्या है? जो राज्य क्षेत्र अर्जित किए जाएं, इसका मतलब यह है कि समय समय पर दूसरे देशों से कोई हिस्सा लेकर के हम मिला लेते हैं, इसको कहते हैं जो राज्य क्षेत्र अर्जित किए जाएं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई जो राज्य क्षेत्र, जैसे पुडुचेरी है, पुडुचेरी पहले भारत का हिस्सा नहीं था, तो पुडुचेरी को भारत में मिला लिया गया। गोवा पहले भारत का हिस्सा नहीं था, तो गोवा को भारत में मिला लिया गया। तो जो राज्य क्षेत्र अर्जित किए जाए वो सारे राज्य क्षेत्र भी अनुसूची 1 में शामिल हो जाएंगे। इसी तरीके से भारत देश बना है हमारा, इसी तरीके से हमारा भारत देश बना है। अब कैसे मिलाए जाते हैं कोई भी राज्य क्षेत्र? आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 ये कहता है भारत में नए राज्यों का प्रवेश, भारत में नए राज्यों का प्रवेश। भारत में नए राज्यों के प्रवेश का मतलब है कि कैसे कोई भी नया हिस्सा भारत में प्रवेश पा सकता है। जैसे सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, भारत में मिल गया। गोवा भारत का हिस्सा नहीं था, भारत में मिल गया। तो कैसे किसी दूसरे, जगह हमने बेरुबारी पढ़ाया था, याद है बेरुबारी? याद ही नहीं होगा, ज़्यादा से 50% से ज़्यादा लोगों को बेरुबारी याद ही नहीं होगा कि हमने बेरुबारी में क्या पढ़ाया था। बेरुबारी केस में हमने बेरुबारी में आपको बताया था कि बेरुबारी केस था कि कैसे भारत अपना हिस्सा दूसरे देश को सौंप सकता है। इस मामले में राष्ट्रपति ने राय मांगी थी उच्चतम न्यायालय से। तो क्या राय आई थी? उच्चतम न्यायालय ने क्या राय दी थी? हमने लिखाया है, उच्चतम न्यायालय ने राय दी थी कि भारत को अपना कोई हिस्सा दूसरे देश को सौंपना है तो संविधान संशोधन करके सौंपा जा सकता है। सरकारी आदेश से नहीं सौंपा जा सकता, केवल समझौते से सौंपा नहीं जा सकता, संसद कानून बना के नहीं सौंप सकती, संविधान संशोधन करके ही सौंपा जा सकता है, अन्यथा नहीं।
तो हर कार्य को करने का एक तरीका है। जैसे आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विस की तैयारी, तैयारी को करने का एक तरीका है। जो बच्चा उस तरीके से तैयारी करेगा वो रिजल्ट तक जाएगा, सफल होगा। बाकी बाद में बताएगा। हमने भी तैयारी की थी सिविल सेवा की, हमने भी पढ़ाई की थी, हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन घर वाले कहे पढ़ लो, तो हमने तैयारी कर ली। आप भी गाओगे, आप भी बताओगे। तो भारत में नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा? हर कार्य को करने का एक तरीका है, हर कार्य को करने का एक ढंग है, हर कार्य को करने का एक पद्धति है। तो भारत में नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा? कौन करेगा? संसद करेगी। संसद कैसे करेगी? प्रक्रिया क्या होगी? विधि बनाकर। इस पर क्वेश्चन आता है, इन प्रक्रियाओं पर। इसका मतलब यह है कि हमें संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमें संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। केवल कानून बना करके किसी भी दूसरे देश का हिस्सा भारत में मिलाया जा सकता है। लेकिन अगर अपने देश का कोई हिस्सा दूसरे देश को सौंपना है, तो अपने देश का अगर कोई हिस्सा दूसरे देश को सौंपना है तो कानून से काम नहीं चलेगा, तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है। ये बात कहां लिखी है? ये बात बेरोबारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में बताई है। और किसी भी दूसरे देश का हिस्सा भारत में कैसे मिलाया जाएगा, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। भारत का कोई हिस्सा दूसरे देश को कैसे सौंपा जाएगा, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बेरोबारी के मामले में बताई है। याद रखना, बेरोबारी लिखा चुका हूं। अब इसके बाद आर्टिकल 3, नए राज्यों का निर्माण। नाम परिवर्तन या सीमा परिवर्तन आदि। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे पहले उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड नहीं था। 2000 में उत्तराखंड नया राज्य बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया, झारखंड बन गया। तेलंगाना पहले राज्य नहीं था, पहले आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था। अब तेलंगाना अलग होकर एक अलग राज्य बन गया। इससे पहले भी और चलते चले जाएं, समय समय पर नए नए राज्य बने और राज्यों की संख्या निरंतर बढ़ती घटती जा रही। इसी तरीके से इससे पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, आज जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया। तो राज्यों के स्टेटस को चेंज किया जा सकता है, नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, नए राज्य बनाए जा सकते हैं, या फिर राज्यों का नाम बदला जा सकता है, नाम परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे पहले राज्य हुआ करता था मद्रास, अब मद्रास नहीं है, अब तमिलनाडु है। पहले राज्य हुआ करता था मैसूर, अब मैसूर नहीं है, अब कर्नाटक है। तो राज्यों के नाम भी बदले गए। पहले हुआ करता था उड़ीसा, अब है ओडिशा। तो राज्यों के नाम भी बदले गए हैं। बहुत सारे स्टेट के बीच बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, तो उनकी बाउंड्रीज भी चेंज की जा सकती हैं, उनकी सीमाएं भी बदली जा सकती हैं, की गई हैं बहुत सारी की, और की जा सकती है। तो इस प्रकार समय समय पर नए नए राज्यों का निर्माण भी होता रहा है, राज्यों का नाम भी बदला गया है, और राज्यों की बाउंड्रीज में, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन भी किया जाता रहा है। तो ऐसे परिवेश में प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ये सब कुछ कैसे किया जा सकता है, ये सब कुछ कैसे किया जा सकता है। इसके लिए आर्टिकल 3 बनाया गया है, और आर्टिकल 3 इन सारी बातों के विषय में वर्णन करता है। क्या वर्णन करता है? अच्छा, जरा कुछ मैसेज दे रहे हैं मेरे स्टूडियो इंजीनियर, क्या कह रहे हैं? लाइट ज़्यादा है, ओके। तो अब अभी तो कुछ कर नहीं सकता मैं। तो कैसे ये सब कुछ किया जा सकता है, नए राज्यों का निर्माण कैसे किया जा सकता है, नाम परिवर्तन कैसे हो सकता है, सीमा परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, हम लोग इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। जो 3 आर्टिकल हम लोगों ने पढ़े, इन 3 आर्टिकल में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो आर्टिकल 3 पर आता है। तीनों आर्टिकल्स में से 4 ही आर्टिकल हैं इस भाग में। तो कौन करेगा? संसद करेगी। नए राज्यों का निर्माण करना होगा, संसद करेगी। नाम परिवर्तन करना होगा, संसद करेगी। सीमाओं का परिवर्तन करना होगा, संसद करेगी। ये सब कुछ संसद के द्वारा किया जाएगा। कैसे करेगी संसद? संसद विधि बनाकर करेगी। इसके लिए कानून बनाना होगा। कानून बना करके संसद ये काम कर सकती है। अगर ये सारे कार्य करने हैं तो ये सारे कार्य संसद के द्वारा किए जाएंगे। संसद इसके लिए कानून बनाएगी, और कानून बना करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है, नामों का परिवर्तन कर सकती है, सीमा क्षेत्र का परिवर्तन कर सकती है, ये सब कुछ कर सकती है। एक मिनट, जरा कुछ स्टूडियो इंजीनियर हमारे कह रहे हैं, मैं उनकी बात सुन लूँ। बताइए। मैं नहीं कर पाऊंगा। अ, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। तो बच्चों के लिए मैं बता दूं, वो शायद लाइट ज़्यादा आ रही है बच्चों के लिए, तो इसको थोड़ा सा ठीक करके तब फिर आपकी क्लास कंटिन्यू होगी। यहाँ पे तो एनी डेस्क कहाँ चला गया?
तो हम लोग क्लास कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी स्क्रीन पर आप लोग कंप्लेन कर रहे थे कि स्क्रीन आपको धुंधली दिख रही है, तो फिर स्क्रीन की क्लैरिटी को ठीक करने के लिए टीम बैकएंड पर काम कर रही है, जिससे कि आपकी स्क्रीन पर जो विजिबिलिटी है वो प्रॉपर हो। तो हम लोग फिर बोर्ड से आगे डिस्कशन शुरू करेंगे। तो आप लोग थोड़ा वेट करेंगे, तो हम लोग फिर वापस बोर्ड पर वापस आएंगे, क्योंकि आप लोग बार बार कंप्लेन कर रहे थे कि ब्राइटनेस ज़्यादा है और तरह तरह की बातें। तो आपकी कंप्लेन को देखते हुए टीम ने फिर क्लास को कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया है, जिससे कि उसको ठीक किया जा सके। चैट तब तक मैं ओपन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि क्या बात थी, ऐसा क्यों हो गया। तो चैट मैंने ऑन कर लिया है। सही था, दिलीप कह रहे हैं सही था। अच्छा, तब क्यों कंप्लेन कर रहे थे आप लोग? जब सही था तब क्यों कंप्लेन कर रहे थे? आशुतोष ने लिखा है पीडब्ल्यू टीम ने कुछ सोचा हम लोगों के लिए। अरे कुछ नहीं सोचा, बहुत कुछ सोचा है, तभी क्लास कर पा रहे हो। वरना इस तरीके से यूपीएससी की तैयारी कर पाना इतना आसान काम नहीं था। घर बैठे पढ़ रहे हो, वो टीम की सोच का ही परिणाम है, वरना पॉसिबल था क्या? और बाकी तरह तरह की चीज़ों के साथ सही था। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सही था, कुछ बच्चे कह रहे हैं गड़बड़ था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से क्लास थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो गई। चलो हम लोग चर्चा करते हैं, बाद में देखेंगे फिर इसको, बाकी जो इशू होंगे। नए राज्यों के निर्माण के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। संसद बनाएगी नए राज्य, जैसे उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, जितने भी नए राज्य, तेलंगाना बना, जितने भी नए राज्य बनते हैं, वो नए राज्य हमेशा संसद कानून बना करके बनाती है। इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। देखो मेघा कहती है क्लियर था। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है। कुछ कुछ बच्चों को इशू था तो ब्लर था, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? नए राज्यों का निर्माण, नए नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन संसद करेगी, संसद कानून बना के करेगी। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि संसद ऐसा तभी कर सकती है जब ऐसे ऐसे विषय पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति संसद से कहे, तभी ऐसा कर सकती है। पहली शर्त तो ये, जब राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को अनुमति दे, या राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए कहे। जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेगा कि संसद नए राज्य बनाए, संसद राज्य का नाम बदले, तब तक संसद ऐसा नहीं कर सकती। इसको दूसरे शब्दों में कहो, हमने जब राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ी थी तो हमने ये चर्चा की थी कि कुछ ऐसे विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते। कुछ ऐसे विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पेश नहीं हो सकते। उन्हीं में से यह भी एक विधेयक है जो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं हो सकता। ऐसे विधेयकों को संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है। दूसरी बात यह है, राष्ट्रपति अनुमति से पहले विधेयक को प्रभावित होने वाले राज्यों के पास भेजेगा, राज्यों के पास उनकी राय के लिए भेजेगा। राष्ट्रपति विधेयक को उन राज्यों के पास भेजेगा जो राज्य उस विधेयक से प्रभावित हो रहे हैं। जैसे जब उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के, तो भाई उत्तर प्रदेश की राय ली गई। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना बना, तो आंध्र प्रदेश की राय ली गई। तो जो राज्य, एक राज्य प्रभावित है तो एक राज्य के पास भेजेगा, एक से अधिक राज्य प्रभावित है तो एक से अधिक राज्यों की राय लेगा। तो राष्ट्रपति इस विधेयक को उस राज्य के पास भेज देगा या उन सभी राज्यों के पास भेज देगा जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, और उनकी राय लेगा। राय मांगने का मतलब क्या है, हमने आपको पहले भी बताया है। राय मांगने का मतलब होता है, क्लास में पहले चर्चा कर चुके हैं इस पर। राय मांगने का मतलब होता है, या राज्यों के द्वारा राय देने का मतलब होता है कि राज्य की विधानसभा उसे साधारण बहुमत से पारित करेगी। राज्य की विधानसभा साधारण बहुमत से पारित कर देती है किसी भी विचार को, तो उसे राज्य की राय माना जाता है। तो यहाँ राज्यों के पास उनकी राय के लिए भेजेगा, इसका मतलब राज्यों की विधानसभाओं को उसे पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजना होगा। कैसे भेजना होगा? साधारण बहुमत से भेजना होगा। कितने समय सीमा के भीतर भेजना होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में समय सीमा नहीं दी गई है, राष्ट्रपति समय सीमा तय करेगा। राष्ट्रपति समय सीमा निश्चित करेगा कि भाई कितने समय के भीतर देना है, पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति इस राय को मानने हेतु बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति इस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी राज्य जो राय देंगे वो राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है।
इसका मतलब है केवल खाना पूर्ति है, केवल औपचारिकता है कि भाई पूछ लो राज्य से, राज्य चाहेंगे तब तो ठीक है, नहीं चाहेंगे तब भी संसद जैसा चाहेगी वैसा कर लेगी। जैसे पश्चिम बंगाल का नाम बदलना प्रस्तावित है, बहुत दिनों से प्रस्तावित है। क्यों? क्योंकि जब भारत का हिस्सा था तब तो पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल ठीक था। आज़ादी के बाद से ही जो पूर्वी बंगाल था वो पूर्वी पाकिस्तान बन गया। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। और अब पश्चिम बंगाल का कोई अर्थ नहीं है तो नाम तो बदल देना चाहिए। सिद्धार्थ कहते हैं स्क्रीन क्लियर नहीं है। अरे पढ़ लो, दिमाग लगा लो, वो पता चल गया है। अभी 5 मिनट के लिए क्लास रोक भी दी गई थी, कोशिश की गई है, आगे और कोशिश की जाएगी। पढ़ने में दिमाग लगाया करो। दिमाग इधर उधर फिजूल बातों में लगाओगे पढ़ने के दौरान तो अक्ल काम नहीं करेगी, कंसंट्रेशन लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा, दिमाग में कुछ प्रवेश नहीं करेगा। समझा तो रहे हैं ना, मूक क्लास तो चल नहीं रही है कि मैं केवल बोर्ड पे लिख रहा हूँ और बोल नहीं रहा हूँ। पल्लवी ने भी लिख दिया, ब्लर आ रहा है, आने दो। एक दिन अगर आधे घंटे ब्लर पढ़ लोगे, एक दिन अगर आधे घंटे स्क्रीन क्लियर नहीं होगी तो कोई नुकसान हो जाएगा क्या तुम्हारा? बोल के तो समझा रहा हूँ ना, बोल के तो पढ़ा रहा हूँ ना। तुम लोग एस्थेटिक सेंस पे बहुत फोकस करते हो, जो मूल चीज़ है उस पर कभी नहीं भागते हो। मूल चीज़ है ज्ञान। इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, समझाया जा रहा हूँ, उस ज्ञान पे फोकस नहीं है। कैमरा टेढ़ा हो गया, स्क्रीन टेढ़ी हो गई, लाइट धुंधली हो गई, लाइट तेज हो गई। अरे काहे चिंता कर रहे हो भाई, समझने आए हो ना। मैं सिर्फ बोर्ड पर लिखूँ समझ जाओगे? बोलूंगा तभी समझोगे ना। इसलिए मैं चैट नहीं ऑन करता। वो तो ये इशू था तो मैंने ऑन कर लिया कि भाई क्या बात हो गई। स्टूडियो इंजीनियर ने कहा तुम लोग ऐसे लगे रहते हो फर्जी बातों में, फालतू बातों में। कैसे सिविल सेवा निकालोगे? ऐसे सिविल सेवा निकलेगी? कहीं नहीं, कभी नहीं निकलेगी जीवन में, बुरा मत मानना। मैं बच्चों के लिए बहुत टफ टोन इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा तो कौन करेगा? अगर तुम्हें सही राह नहीं दिखाऊंगा तो कौन दिखाएगा? कुछ करने से काम नहीं चलता, कड़ी राह दिखानी पड़ेगी और तुम्हें भी कठोर कदम उठाने पड़ेंगे पढ़ने के लिए। कुर्सी टेढ़ी हो गई, कुर्सी झुक गई, टेबल हिल रही है, अरे पढ़ो, हिलने दो टेबल, क्या फर्क पड़ता है? तुम लोगों के जमाने में तो ठीक है, अब तो स्कूल में अच्छे फर्नीचर आते हैं। हम लोग उस 70 के दशक और 80 के दशक के स्टूडेंट हैं, जब स्कूलों में फर्नीचर नहीं होते थे ढंग से। हम लोग ये सोचे होते, टीचर से कहे होते कि सर कुर्सी हिल रही है नहीं पढ़ेंगे, स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता था कि मिल रहा है पढ़ लो। करोड़ों को नसीब नहीं है जिस चेयर पे बैठे हो तुम। हम लोग को भी ये बात समझ में आती थी कि हाँ टीचर बात सही कह रहा है, पढ़ो अगर कैरियर बनाना चाहते हो। और अगर एस्थेटिक सेंस ढूंढना चाहते हो तो फिर जिंदगी भर ढूंढते रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। समझा तो रहा हूँ ना, समझो। लिखा मिल जाता है, तुम लोग खुद ही बताते हो, क्या टेंशन ले रहे हो? तो मैं बता रहा था कि नए राज्यों का निर्माण संसद की जिम्मेदारी है। संसद कानून बना करके नए राज्य करेगी, नए राज्यों का निर्माण करेगी। राज्यों का नाम बदलना है, जैसे पश्चिम बंगाल का मैं एग्जांपल दे रहा था कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलना है तो संसद कानून बना के बदलेगी। इसके लिए संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। ये प्रक्रियात्मक सवाल है, इन पर क्वेश्चन आते हैं, प्री में भी आता है, मेन में भी आता है। तो प्री में पूछे गए हैं। तो संसद को संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। संसद केवल कानून बनाएगी और कानून बना करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है, राज्यों का नाम बदल सकती है, राज्यों का सीमा क्षेत्र परिवर्तन कर सकती है। लेकिन बस 2 शर्तें हैं, ये शर्त याद रखना कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ऐसा विधेयक संसद में पेश नहीं किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने से पहले ऐसे विधेयक को एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के पास भेजेगा जो राज्य इस विधेयक से प्रभावित हो रहे हैं। जब उन राज्यों की राय आ जाएगी, राष्ट्रपति समय सीमा तय करेगा, उस समय सीमा में राज्यों की राय आ जाएगी, तब राष्ट्रपति आगे अनुमति देगा संसद को। लेकिन राज्यों की राय मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं। आपका जब ऑप्शन आता है, क्वेश्चन का ऑप्शन आता है, तो उस ऑप्शन में ऐसे ही छोटी छोटी सी बातें आपके ऑप्शन के रूप में होती हैं, विकल्प के रूप में होती हैं। अगर क्लैरिटी से नहीं समझा गया होता है तो आप वहां जाकर के कंफ्यूज हो जाते हो, गलत कर देते हो। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट हमें ध्यान रखना है। नोट ये है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 में क्या पढ़ा हमने? आर्टिकल 2 में पढ़ा कि जो भारत का हिस्सा नहीं है भारत में मिलाया जा सकता है। आर्टिकल 3 में पढ़ा जो भारत का हिस्सा है, एग्जिस्टिंग स्टेट है, उसको काट करके अलग राज्य बनाया जा सकता है, राज्य का नाम बदला जा सकता है आदि। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, इन दोनों अनुच्छेद के अंतर्गत जो कार्य संसद के द्वारा किए जाएंगे इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये बात आर्टिकल 4 में कही गई है, लेकिन आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने शुरू में आर्टिकल का नाम नहीं लिखा। आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 के अंतर्गत संसद का कार्य, ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, के अंतर्गत संसद का कार्य संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। ये बात महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बात जिस अनुच्छेद में लिखी गई है वो अनुच्छेद महत्वपूर्ण नहीं है, उस अनुच्छेद पर सवाल नहीं आता। हमने केवल रेफरेंस के तौर पर लिख दिया, इस अनुच्छेद पर नहीं आएगा, लेकिन इस बात पर आता है, पूछा गया। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो संसद का कार्य है, आर्टिकल 2 के अंतर्गत संसद का कार्य है भारत में किसी भी विदेशी हिस्से को मिला लेना। आर्टिकल 3 के अंतर्गत संसद का कार्य है कि जो राज्य हैं उनसे अलग करके नए राज्य को बनाना, राज्य का नाम बदलना आदि। तो ये सब संविधान संशोधन नहीं कहा जाता। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई बात है नए राज्यों के विकास के संबंध में। अब भारत में नए राज्यों का विकास कैसे हुआ है, हम लोग इस बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भारत में राज्यों का विकास कैसे हुआ है। जब हमें स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्रता मिलने के समय हमारे यहाँ 3 तरीके की प्रांतीय इकाइयाँ थीं। स्वतंत्रता के समय भारत में 3 तरीके की प्रांतीय इकाइयाँ थीं।
एक तो ब्रिटिश प्रांत थे, ये गवर्नर के अधीन थे। मध्य प्रांत, अवध प्रांत, संयुक्त प्रांत, अंग्रेजी प्रांत थे। बिहार का प्रांत, बंगाल का प्रांत, उड़ीसा का प्रांत, प्रोविंस, इसको इंग्लिश में प्रोविंस कहते थे। इन सब का मुखिया गवर्नर होता था, वो एक अंग्रेज होता था, लंदन से नियुक्त होकर के आता था, ब्रिटेन की सरकार नियुक्त करके भेजती थी और वही पूरे राज्य की गतिविधियों को चलाता था। दूसरा हिस्सा था ब्रिटिश कमिश्नरी। ऐसे समझ लो जैसे आज का यूनियन टेरिटरी होता है ना, ऐसे ही था। एक कमिश्नर होता था, अधिकारी, अंग्रेज होता था, अंग्रेज अधिकारी होता था, कमिश्नर उसको कहते थे, आयुक्त कहते थे। उस आयुक्त के अधीन वो काम करता था। तो एक हो गया अंग्रेजी प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, जो गवर्नर के अधीन काम करता था। दूसरा हमने लिखा कि भाई ब्रिटिश कमिश्नरी थी, और ब्रिटिश कमिश्नरी एक कमिश्नर अधिकारी होता था, आईसीएस होता था, कमिश्नर अधिकारी होता था, उसके अधीन काम करता था। ऐसे समझ लो जैसे आज की यूनियन टेरिटरी काम करते हैं। और तीसरी थी देशी रियासतें। तीसरी थी देशी रियासतें। देशी रियासतें क्या थी? ये हमारे देश के राजाओं के अधीन थी। इनका जो मुखिया होता था, हमारे देश का कोई राजा होता था, लेकिन अंग्रेजों ने गुलामी का शासन स्वीकार जो राजा थे, उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली थी। उनका भी हमको राजा बने रहने दो, हम अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे, हम काम वही करेंगे जो तुम कहोगे, लेकिन हमारी राजशाही मत छीनो, हमारी राजशाही चलने दो। अंग्रेज तैयार हो गए, बोले ठीक है, मेरी ही मर्जी से करना है तो राजशाही बनी रहेगी। तो राजा थे तो, लेकिन अपनी मर्जी से काम नहीं करते थे, क्योंकि अंग्रेजों की मर्जी से काम करते थे। तो वो देशी रियासतें थी, यानी ये थी भारतीय राजाओं के अधीन। और जो भारतीय राजाओं के अधीन थी, ये अंग्रेजों के अधीन थे। भारतीय राजा पर अंग्रेजों की सहमति थी, अंग्रेजों की सहमत से, बिना अंग्रेजों की सहमत से इनको मौका नहीं दिया गया था। तो ये देशी रियासतें थी। अब इन देशी रियासतों को 3 विकल्प दिया गया। इनको 3 विकल्प दिया गया। पहला विकल्प दिया गया भारत में विलय का, कि भारत में मिल जाओ। दूसरा विकल्प दिया गया इनको कि पाकिस्तान में विलय कर जाओ। और तीसरा विकल्प दिया गया कि भाई स्वतंत्र भी रह सकते हो। 3 विकल्प थे देशी रियासतों के पास। 3 विकल्प थे। एक तो पहला विकल्प था भारत में मिल सकते थे, दूसरा विकल्प था पाकिस्तान में मिल सकते थे, तीसरा विकल्प था स्वतंत्र रह सकते थे। जितने ब्रिटिश प्रांत थे उनका तो भारत में मिलना तय था, क्योंकि अंग्रेजों ने कह रखा था। जो पाकिस्तान के हिस्से में ब्रिटिश प्रांत गए, उनका पाकिस्तान में मिलना तय था। कमिश्नरीज का भी तय था, क्योंकि ये सब तो अंग्रेजों के अधीन थी। जो देशी रियासतें थी उन्हीं के साथ समस्या थी। समस्या इसलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि जो बाउंड्री वाली थी, जैसे अजमेर थी, जोधपुर थी, बीकानेर थी, इन सबको जिन्ना ने बहुत लालच दिया, भारत में मत मिलना, पाकिस्तान में मिलना, तुम्हारी स्वतंत्र ट्रेन रहेगी। ट्रेन एक बड़ा सबसे बड़ा, जैसे आज लोग अपने पास चार्टर प्लेन रखते हैं तो बड़े आदमी माने जाते हैं, ऐसे पहले लोग ट्रेनें रखते थे। हर राजघराने की अपनी ट्रेन होती थी। जोधपुर घराने की ट्रेन, बीकानेर घराने की ट्रेन, हर घराने की अपनी ट्रेन होती थी, हर राजघराने की ट्रेन होती थी। जो राजघराना अंग्रेजों से ट्रेन खरीद ले। दिल्ली में जो रेलवे का बोर्ड होता था अंग्रेजों के अधीन, जब राजा को चलना होता था तो रेलवे बोर्ड को मैसेज करवा देता था कि भाई आज ये ट्रेन आ रही है, तो पता चला जोधपुर की ट्रेन आ रही है, तो उसी हिसाब से ट्रैक ओपन हो जाते थे, ट्रैक को क्लियर कर दिया जाता था। तो जिन्होंने बड़ा लालच दिया दूसरे देशी रियासतों को कि भारत में मिलोगे तो सब भारत के अधीन हो जाओगे, हमारे साथ मिलोगे हम तुम सबको अलग रहने देंगे, बस मिल हमारे साथ जाओ। बड़ा संकट का समय था ये देशी रियासतों का भारत में विलय। जिन्ना के ही कहने से, जिन्ना के ही सपोर्ट पर हैदराबाद जैसी रियासतों ने स्वतंत्र रहने का निर्णय ले लिया कि हम एक अलग देश बनेंगे। हमारे लिए बड़ी मुसीबत थी कि कैसे देश के बीचों बीच किसी एक रियासत को अलग देश बनने दिया जाए। फिलहाल सरदार पटेल का अथक परिश्रम, और उस अथक परिश्रम के माध्यम से सारी रियासतों को मिलाकर के एक अखंड भारत की रचना की गई, जो आज हमारे और आपके सामने है। इन 3 रियासतों में से जो ये 3 रियासतें थी जिन्होंने भारत में विलय से मना किया था, एक था जम्मू कश्मीर, दूसरा था हैदराबाद, और तीसरी थी जूनागढ़। जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह था, विलय नहीं चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो उसे मजबूरी में विलय करना पड़ा। तो एक समझौता पत्र हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ, उस समझौता पत्र के जरिए 1947 में विलय हो गया। हैदराबाद का निजाम था बेहद, उस्मान अली खां बेहद बदमाश था, भारत में मिलना ही नहीं चाहता था, कहता था नहीं मैं अलग बनूंगा। कई राउंड बातचीत हुई, सरदार पटेल से मानने के लिए तैयार ही नहीं था। अंत में उसने रजाकार जो वहाँ की स्थानीय सेना थी उनके माध्यम से वहाँ के लोगों पर अत्याचार कर दिया। सरदार पटेल ने पुलिस भेज दी और पुलिस कार्यवाही करनी पड़ी, उसको ऑपरेशन पोलो कहते हैं, ऑपरेशन पोलो। पुलिस कार्यवाही के माध्यम से हैदराबाद को फिर भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ का शासक था मोहब्बत खां, लेकिन भारत से मोहब्बत ही नहीं थी, पाकिस्तान से मोहब्बत थी, पाकिस्तान में विलय चाहता था, लेकिन जूनागढ़ की जनता भारत में मिलना चाहती थी।
नतीजा ये हुआ, जनमत संग्रह कराया गया और उस जनमत संग्रह के माध्यम से 1948 में जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया, क्योंकि 99.9% लोगों ने जूनागढ़ के भारत में विलय के पक्ष में वोटिंग की। केवल मोहब्बत खां के परिवार ने नहीं की, बस समझ लो। वो फिर बाद में पाकिस्तान भाग गया परिवार सहित। तो इस तरीके से ये 3 रियासतें अलग अलग मिलाई गई और इन 3 रियासतों को मिला करके 4 श्रेणी के राज्य बनाए गए। 1950 में जब हमने संविधान बनाया तो संविधान में 4 श्रेणी के राज्यों को जगह दी गई। ए श्रेणी के राज्य, बी श्रेणी के राज्य, सी श्रेणी के राज्य, डी श्रेणी के राज्य। ए श्रेणी के अब खत्म हो चुका है ये सब, 1956 में ही खत्म हो गया, क्योंकि फिर राज्यों के लिए आंदोलन शुरू हो गया और तरह तरह से घटनाएं घटने लगी। तो ये बात 1956 तक ही रही, 1956 से सब खत्म हो गया। कैसे, वो आगे बताएंगे। ए श्रेणी की में उन राज्यों को शामिल किया गया जो ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। बी श्रेणी में उन राज्यों को शामिल किया गया जो देशी रियासतें थीं, विधायिका वाली थीं। सी श्रेणी में कुछ देशी रियासतों को शामिल किया गया। डी श्रेणी में केवल एक था, अंडमान निकोबार। तो इस तरीके से 4 कैटेगरी के राज्य बनाए गए। लेकिन 1956 में इन सबको खत्म कर दिया गया और आज की जो 2 कैटेगरी है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, ये बने। इनके लिए भी बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। अब गले में दर्द बहुत बढ़ गया है मेरे, तो अब मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, इसलिए आज की चर्चा हम लोग केवल यहीं तक रोकेंगे। चैट ऑन है, कुछ पूछना चाहते हो तो 1-2 क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। इससे ज़्यादा मेरे पास बोलने की क्षमता बची नहीं है, मेरा गला बहुत दर्द हो रहा है, तो इसलिए आज की क्लास को यहीं रोकेंगे। वैसे तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी क्लास लेने की, लेकिन मैंने सोचा कि क्लास उस दिन भी कैंसिल की थी मैंने, तो आज थोड़ी देर ले लेता हूँ, जब तक साथ देगी शरीर तब तक क्लास लेता रहूँगा। लेकिन अब गले में दर्द बहुत बढ़ गया है। क्या हो गया है? फीवर है, वायरल लोड बढ़ गया है, कोविड के भाई ने अटैक कर दिया मेरे ऊपर। कोविड दुर्योधन था, ये कोई दुशासन नाम का प्राणी है जिसने हमला बोल रखा है। तो कोविड तो बहुत लंबा समय ले लेता था, दुर्योधन बहुत दुष्ट था, ये दुशासन उससे कम दुष्ट है। तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा, लेकिन 3 दिन तो हो गए, अभी तक ठीक नहीं हो पाया हूँ। डॉक्टर कह रहा है लगभग 1 वीक की चेन तो ये पूरी करके जाएगा। तो अगर 2 घंटे नहीं भी पढ़ा पाएंगे तो ऐसे थोड़ी थोड़ी देर हम कोशिश करेंगे कि डेली आपकी क्लासेस लेते रहें, जिससे आपकी क्लासेस कैंसिल ना होने पाएँ और रेगुलर आप क्लास लेते रहें, कुछ कुछ रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें। वैसे तो डॉक्टर ने कहा फुल रेस्ट लीजिए, बंद कर दीजिए क्लास, लेकिन मुझे लगा बैठ कर पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं बैठ करके बोल रहा हूँ, समझाता रहूँगा धीरे धीरे। तो थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहेंगे तो आप रिवीजन भी करते रहोगे, तो इसलिए क्लास ले ली है मैंने। और लेकिन आज इतना ही रहेगा, कल हम लोग फिर इसी को और कंटिन्यू करेंगे, इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, कल इसको कंप्लीट करेंगे। भारत में राज्यों का विकास कैसे हुआ है, और मेन एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, जीएस में भी आते हैं, पीएसआईआर जैसे ऑप्शन में भी आते हैं। तो मेन एग्जामिनेशन में भी किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उससे भी रिलेटेड चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये सारी चर्चा हम लोग की कल कंटिन्यू रहेगी। हाँ, थैंक यू मेघा, थैंक यू रवि, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको भी हैप्पी नवरात्रि, आप सबको भी। महिषासुर मर्दिनी आप सब लोगों के ऊपर कृपा बरसाएं। नवरात्रि का पर्व है, पवित्र दिवस है, तो आप सब लोग भी मन की पवित्रता बनाए रखें और पढ़ें, मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इधर छोटी छोटी क्लासेज ही होंगी, जैसे मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊँगा। आज तो मैंने सोचा था हो सकता है मैं लंबा क्लास ले जाऊँ, लेकिन अब गले ने साथ छोड़ दिया है। तो जिस दिन से रिकवर कर लेंगे पूरी तरीके से, उस दिन पूरी 2 ढाई घंटे बल्कि बढ़ा लेंगे, 2.5 घंटे कर लेंगे। अभी छोटी ही क्लास रखेंगे। थैंक यू।